हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजीएस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में, जो कि क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 है। और इसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, रियल नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होती है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होती है रियल नंबर्स में, प्लस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, फिर इरेशनलिटी को कैसे प्रूव करें। अगर कोई नंबर हमें दिया है तो उसकी इरेशनलिटी कैसे प्रूव करनी है। तो यही सभी टॉपिक जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि रियल नंबर आर द सेट ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। दे इंक्लूड, अब इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, तो इसमें नेचुरल नंबर आते हैं, इसमें होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों के दोनों, और इसमें रेशनल नंबर आते हैं और इसमें इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, तो इन सभी के सेट को हम बोलते हैं रियल नंबर्स, क्योंकि ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये नंबर लाइन पे शो किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सभी रियल नंबर हुए। अब इनकी बात करते हैं प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर्स की, वो कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली फंडामेंटल प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। तो क्लोजर का मतलब क्या होता है, ये अगर हम दो रियल नंबर लेके उस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करें, जैसे कि सम हो गया, डिफरेंस हो गया, या फिर दो रियल नंबर का प्रोडक्ट हो गया, या फिर दो रियल नंबर का डिवीजन हो गया, तो इन सभी में क्या है कि इनका जो रिजल्ट आएगा हमेशा एक रियल नंबर होगा। तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो ये रियल नंबर्स में पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर दो रियल नंबर्स को एक साथ जोड़ा जाए तो उनकी पोजिशन चेंज करने के बाद उनका रिजल्ट चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर सपोज 6 + 3 है तो 6 + 3 आंसर 9 आता है, तो ये 3 + 6 भी 9 ही आएगा। या फिर इसके अलावा अगर हम इसको करें 6 × 3 तो ये भी 18 आता है, और 3 × 6 करते हैं तो भी 18 आएगा। तो ये होगी इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर तीन रियल नंबर है और उनकी ग्रुपिंग इस तरह से हुई है कि पहले दो को एक साथ लिखा जाए ब्रैकेट के अंदर, तीसरा उसमें जोड़ दिया जाए, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो अगर हम पहले को अलग लिखें और दूसरे और तीसरे को एक साथ लिखें तो उन दोनों को करें तो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट है हमेशा सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 + 3 ब्रैकेट के अंदर लिख दूं और उसमें +2 जोड़ दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 9 + 2 11। और इसके अलावा अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 6 + ब्रैकेट 3 + 2, तो यहां से भी मेरा आंसर 6 + 5 11 ही आएगा। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल होती है। फिर बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स के बारे में। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर किसी रियल नंबर में 0 को जोड़ा जाए तो आंसर 0 ही होता है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर वही नंबर रहता है। ठीक है, तो ये रियल नंबर के केस में ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि रियल नंबर्स में फॉलो होती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, यानी कि जितने भी रियल नंबर हैं वो ग्राफिकली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन के हिसाब से। और तो यहाँ पे जो रेशनल नंबर्स हैं वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे लिखे जा सकते हैं, और बाकी उनके बीच में जो भी खाली जगह है वहां पर इरेशनल नंबर्स उस गैप को फिल कर सकते हैं। इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये नंबर लाइन है, सपोज ये मेरी नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे -1, ये -2 एंड ये -3। अब सपोज मुझे यहाँ पे √2 निकालना है, तो √2 कितना होता है, तो √2 लगभग 2 होता है 1.41 के पास। तो यहाँ पे ये √2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों के बीच में सपोज मुझे 1.5 निकालना है, तो 1.5 का एक रेशनल नंबर है, तो 1.5 यहाँ पे आएगा, रेशनल नंबर 1.5। अब स्टेटमेंट के हिसाब से क्या था कि जो रेशनल नंबर है उनकी पोजीशन फिक्स होती है, और उनके बीच में जो गैप है उसको फिल करने के लिए बहुत सारे इरेशनल नंबर्स आ सकते हैं। जैसा कि इस केस में 1 और 1.5 के बीच में ये √2 आ गया, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो अलग होती है, लेकिन पॉइंट में 2 प्लेसेस तक इसकी 1.41 वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर बात करें पाई की, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, तो ये पाई की वैल्यू होती है, और जब हम इसको लिखेंगे तो ये 3.142857 इस तरीके से ये
चलती जाती है, ठीक है। और ये कभी भी खुद को रिपीट नहीं करती और ना ही कभी खत्म होती है। तो ये रीऑकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, तो ये इरेशनल नंबर है। तो ये अगर हम बात करें तो 3 और 4 के बीच में 3.5 हो गया, और 3.5 और 3 के बीच में 3.14, 2857 कहीं पे यहाँ पे आएगा। तो ये पाई की वैल्यू इस तरीके से। तो 3.5 इस केस में कितना हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ, 3 भी एक रेशनल नंबर हुआ। तो इन दोनों के बीच में जो पाई है ये एक इरेशनल नंबर का नोटेशन इस नंबर लाइन पे हमने दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसे सारे नंबर जो कि नंबर लाइन पे शो किए जा सकते हैं वो सभी के सभी रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। अब अगर हम यहाँ पे बात करें रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स रेशनल और इरेशनल दोनों ही में रियल नंबर्स के देखे जा सकते हैं। जैसे कि रेशनल नंबर्स हो गए तो टेम्परेचर रीडिंग्स अगर हम देखें यहाँ पे, तो थर्मामीटर पे जो है 37.5 अगर दिखाएगा तो उस तरीके से दिखाएगा कुछ। तो ये कौन सा हो गया, तो ये इसका रेशनल नंबर का एग्जांपल हो गया, ठीक है। बैंक बैलेंस किसी का दिखाएगा तो $10.25 जो है ये भी डेसिमल में या फिर इसको कह सकते हैं कि रेशनल नंबर में है ये, ठीक है। इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर में यहाँ पे पाई का एक एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल है जो कि सर्कल कैलकुलेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर नेचर में एक गोल्डन रेशियो होता है, तो गोल्डन रेशियो भी इरेशनल होता है, उसकी वैल्यू भी कभी डेसिमल्स में कभी भी रिपीट नहीं होती, नॉन रिकरिंग होती है, नॉन रिपीटिंग होती है। तो ये इरेशनल नंबर का एक परफेक्ट एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ही हम बोल सकते हैं कि आर द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है यहाँ पे, तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक है। तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले हम ए और बी, तो उनके बीच एक यूनिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। तो वो कैसी है, तो उसको हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि वो होती है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहां पे आर की वैल्यू किसके बीच में है, वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है या फिर बी से छोटी हो सकती है, ठीक है। आर या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन बी से छोटा होगा। तो इस इक्वेशन में ए बी क्यू और आर क्या है, तो ए यहाँ पे बेसिकली डिविडेंड है, ठीक है, और बी यहाँ पे क्या है, डिवीजर। फिर क्यू क्या है यहाँ पे, क्वोशेंट, एंड रिमाइंडर यहाँ पे आर है, ठीक है, जो कि डिवीजर से हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये 23 को 5 से डिवाइड किया है, तो इसमें क्या है, तो 23 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 3, ठीक है। तो 5 से डिवाइड किया तो ये है, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया डिवीजर, ये क्या हो गया, ये हो गया क्वोशेंट, ये हुआ यहाँ पे रिमाइंडर, और ये हमारा डिविडेंड हो गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लास 3 से ही पढ़ाया जाता है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन क्लास 3 में हमें ये नहीं बताया जाता कि इसका जो नाम है वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। लेकिन यहाँ पे हमको इससे ये नहीं देखना है कि ये हमें छोटी क्लास में पढ़ाया था, इसका कोई यूज नहीं है। अब इसकी जो एप्लीकेशन है क्लास 10 के हिसाब से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये रिलेशनशिप। तो इसका जो सबसे अच्छा जो एप्लीकेशन है यानी कि प्रैक्टिकल यूज है वो क्या है, किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपने जो है छोटी क्लासेस में यानी कि क्लास 6 में आपने सीखा होगा कि किसी नंबर का, किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ या 2 या 3 नंबर का एचसीएफ जब निकालते हैं तो उसके लिए हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे और नोटिस करोगे तो ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही है। बस इसमें हमें क्या करना है, तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसको बार बार रिपीट करना है जब तक कि आर की वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक है। तो जब आर की वैल्यू 0 हो जाएगी उस पॉइंट पे, उस स्टेप पे जो डिवीजर की वैल्यू होगी वही उन दो नंबर्स का एचसीएफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 56 और 12 का जो है यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि 56 कितना होता है, तो 56 जो है वो होता है इक्वल टू 12 इंटू 4 प्लस 8, ओके। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें ये क्या हुआ, ये हमारा डिविडेंड हुआ, ये क्या हुआ, ये हमारा डिवीजर हुआ, ये अपना क्वोशेंट हुआ और ये रिमाइंडर हुआ। लेकिन यहाँ पे हमें ये कब तक रिवाइज करना है, ये जब तक करना है कि जब तक r इज इक्वल टू 0 ना हो जाए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में जो यहाँ पे डिवीजर है, पिछली स्टेप का डिवीजर है, उसको यहाँ पे डिविडेंड की तरह यूज करेंगे। तो ये हमारा सेकंड स्टेप में डिविडेंड हो गया। तो सेकंड स्टेप में ये हमारा डिविडेंड हो गया, तो ये किसके बराबर हुआ,
8 इंटू 1 प्लस 4। तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये अब कैपिटल डी हो गया यानी कि डिविडेंड, ये इसमें डिविजर हो गया, ये इसमें क्वोशिएंट हुआ और ये रिमाइंडर हुआ। अभी भी रिमाइंडर यहाँ पे नॉन जीरो है, मतलब कि इसको फिर से रिवाइज करना है। इस बार जो डिविजर है यहाँ पे 8, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम डिविडेंड कंसीडर करेंगे और फिर इसको फिर से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिविडेंड 8 है, यहाँ पे डिविडेंड 8 है, तो ये कैसे लिखा जा सकता है 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, तो 4 इंटू 2 प्लस 0, इसका मतलब क्या है कि इस स्टेप में हमारी जो है रिमाइंडर आर की वैल्यू 0 आ गई है। ठीक है, तो ये मतलब कि इसकी लास्ट स्टेप हो गई। इसमें ये हो गया तुम्हारा डिविडेंड और ये डिवीजर। और हमने क्या सीखा था कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाए तो उसमें जो डिवीजर की वैल्यू है दैट इज द HCF ऑफ दोज टू नंबर्स। ओके, तो ये यहाँ पे 4 जो है हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर इसको हम फिर से करें लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या बोलता है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यही बोलता है, बट उसमें हम थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका अलग है। यानी कि 56 को यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 4 जा 48। ठीक है, यहाँ पे ये 8 आया, ये जो 12 है इसको हमने यहाँ पे डिविडेंड मान लिया, तो 8 1 जा 8, तो ये हो गया 4। अब इस 8 को हमने डिविडेंड मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, यानी कि आर की वैल्यू 0 हो गई। तो जब आर की वैल्यू 0 हो जाए उस टाइम पे डिवीजर की वैल्यू ही HCF होती है। तो ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड था और यही चीज हमने यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यानी कि जो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को रिपीटेशन पे हम करते जा रहे हैं, तो इसमें भी हमने यही चीज की है, यानी कि दोनों चीजें सेम है और ये हमने पहले से छोटी क्लासेस में किया हुआ है। तो कुछ भी यहाँ पे बच्चों नया नहीं है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और इसको बिना किसी प्रॉब्लम के आप सॉल्व भी कर सकते हैं। और अब अगर बात करें तो इसमें जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है तो फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ, तो इसका इंपॉर्टेंस हुआ कि सबसे पहले तो ये एफिशिएंट मेथड हो गया HCF निकालने के लिए, जहां पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है जो कि हम पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक, उसके लिए ये फाउंडेशन है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड, ये यूक्लिड्स डिवीजन जो लेमा है ये बेसिकली इरेशनल नंबर्स की जो प्रूफ है ना, इरेशनलिटी जो है उसको प्रूफ करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। चौथा, ये डिविजिबिलिटी में भी नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी में भी हेल्प करता है। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अर्थमेटिक। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करें यहाँ पे, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट क्या बोलता है, तो स्टेटमेंट कहता है कि एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1। ओके, यानी कि हर एक इंटीजर जो कि 1 से बड़ा है, या तो वो प्राइम नंबर हो सकता है या फिर वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। यानी कि फैक्टर्स जो प्राइम नंबर की फॉर्म में है वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कोई भी नंबर प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पे किसी नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे। ओके, तो ये चीज हो गई। अब इसको समझें तो कैसे, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, तो इसमें सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर होते हैं अ नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ओके, तो कोई भी ऐसा नंबर जो कि 1 से बड़ा हो और उसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 7 5 हो, 7 हो, 11 हो, ये सभी की सभी जो हैं इनमें या तो 1 है फैक्टर इसका या फिर वो नंबर खुद है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, फिर बात आती है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर 1 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 6 की बात करें तो 1 इंटू 2 इंटू 3। 12 की बात करें तो 12 कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 से ज्यादा फैक्टर इसके हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब हमें समझ में आ गया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो चलिए इसको फिर से स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो बोलती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, है ना। यानी कि किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है और ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक रहता है ना। जैसे 16 है तो 16 क्या हुआ 2 2 2 एंड 2। ठीक है, तो ये यूनिक है, आप कुछ भी कर लो, ये हमेशा 4 बार जो है ये 2 2 2 ऐसे आता रहेगा। या फिर 18 है तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो चाहे आप इसको 3 इंटू 2 इंटू 3 करो
या फिर 3 into 3 into 2 करो, ठीक है। तो सभी केस में ये हमेशा सेम रहने वाला है कि यहाँ पे 3 जो है 2 बार आएगा और 2 जो है 1 बार आएगा। इसका ऑर्डर चेंज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक रहने वाला है। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो वैसे तो किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन जरूरी नहीं है कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि सभी के सभी नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर्स ही होंगे। जैसे 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 into 2 into 5 into 7, ठीक है। तो इसको नॉन प्राइम यानी कि कंपोजिट फैक्टर्स में हम कैसे लिख सकते हैं, 4 into 35 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4 into 35 लिख सकते हैं। प्लस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 into 7, लेकिन इसमें ये जो 20 है ये क्या है, कंपोजिट, 7 क्या है, प्राइम। तो कंपोजिट इंटू प्राइम है, ये प्राइम इंटू प्राइम नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहलाया जा सकता। बट अगर हम इसको या फिर इसको देखें तो ये दोनों के दोनों क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का होता है जहां पे उसके सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स ही हो और कुछ ना हो, यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर उसमें अवेलेबल नहीं हो, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। अब सवाल उठता है कि ये थ्योरम जो है इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि व्हाई इज दिस थ्योरम इंपॉर्टेंट। तो इसके कई आंसर्स हैं, जैसे कि पहला है कि ये HCF और LCM कैलकुलेशन में यूज होती है, ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है HCF और LCM में यूज होता है। उसके अलावा ये इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रूव करने में भी यूज होता है, जो कि इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो जैसे हम किसी नंबर का HCF निकालें और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वहां पे यूज करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगेगी ही लगेगी, क्योंकि किसी भी कंपोजिट नंबर को सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद ही आगे का प्रोसेस हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे कि 18 और 12 का फैक्टराइजेशन HCF निकालो यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 18 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 12 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2 into 2 into 3 और 18 के 2 into 3 into 3, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में यहाँ पे लिख रखे हैं। तो यहाँ पे HCF क्या होगा, HCF होता है हमेशा किसी भी नंबर की जो लोवेस्ट पावर होती है उनका प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों में अगर देखें तो 2 की लोवेस्ट पावर ये है और 3 की लोवेस्ट पावर ये है, तो ये हो गया इसका HCF। और हाईएस्ट पावर यानी कि इस वाले में हाईएस्ट पावर 2 की 2 है और यहाँ पे 3 की 3 है, 3 की 2 है, तो ये इसका LCM हो गया, ठीक है। तो HCF और LCM निकालने के लिए यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन का सहारा हमें लेना पड़ा है। तो इसलिए जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द कैलकुलेशन ऑफ HCF एंड LCM। अब इसमें चलो बात करते हैं थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 180 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितना है, 2 into 2 into 3 into 3 into 5। तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 power 2, 3 power 2 एंड 5, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हमें LCM और HCF निकालना 48 और 60 का। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो क्या है, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिख लो। तो 48 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए एक्सपोनेंट फॉर्म में, इतने हो गए, 60 के ये हो गए, ठीक है। HCF क्या होता है, तो HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स विद लोवेस्ट एक्सपोनेंट टर्म, ठीक है। तो यहां पे 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब हम देखेंगे 48 और 60 में 2 की पावर ऊपर वाले में 4 है, लेकिन यहाँ पे 60 में 2 है, तो हमने लोवेस्ट पावर ले ली। ऐसे 3 की लोवेस्ट पावर 1 है तो वो ले ली, तो इससे हमारा HCF आ गया। LCM की बात करते हैं तो क्या आता है, तो LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स विद ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर 2 की कितनी है, 4, और 3 की 1 है, और यहाँ पे 5 जो है उसकी पावर 1 है। तो ये ले लिया हमने, तो इससे जो हमारा नंबर आएगा कैलकुलेट हो गए तो वो आएगा 240, ओके। तो यहाँ पे 12 इज द HCF एंड 240 इज द LCM, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कितना ज्यादा हुआ है यहाँ पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है HCF LCM निकालने के लिए।
अब इस चैप्टर से जो और इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि क्वेश्चन हमेशा सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो होते हैं कि किसी नंबर को प्रूव करो कि वो इरेशनल नंबर है। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आता है ऐसे कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, है ना। तो इरेशनल इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। एक तो हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है। दूसरा हमें पता होना चाहिए कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम नंबर या कोप्राइम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें अगर हमें पता हो तो ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो रेशनल नंबर होता है कोई भी ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में जिसको हम लिख सके, जहां पे q नॉन जीरो हो और p एंड q आपस में कोप्राइम हो, ठीक है, कोप्राइम हो। तो कोप्राइम क्या होते हैं, तो कोप्राइम ऐसे नंबर होते हैं सच नंबर्स which have one as the only common factor, यानी कि ऐसे दो नंबर जिनके बीच में सिर्फ वन ही एक कॉमन फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 के अगर फैक्टर देखोगे आप तो 2 इंटू 2 इंटू 1, और 5 के क्या होंगे 5 इंटू 1। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों में 1 फैक्टर कॉमन है। तो ये जो पेयर है ये हो गया कोप्राइम, है ना। तो कोप्राइम में कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो ये एक पेयर में होना चाहिए, यानी कि दो नंबर होने चाहिए। फिर उन दोनों के जो कॉमन फैक्टर हैं वो देख के हमें देखना है कि 1 है कॉमन फैक्टर तो वो कोप्राइम है, नहीं तो नहीं है। ओके, ये चीज अगर हमें समझ में आ गई तो फिर हम इस प्रॉब्लम को आसानी से कर सकते हैं। तो आगे की स्टेप क्या है, आगे की स्टेप होती है इसमें हमेशा हमें कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि अगर जो चीज हमें प्रूव करनी है उसका जस्ट उल्टा लेना है। अब मुझे प्रूव करना है कि इरेशनल है, तो मैं यहां पे लूंगा लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। अब यहाँ पे रेशनल नंबर है, इसका क्या मतलब हुआ, अभी हमने जैसे यहाँ पे देखा कि रेशनल नंबर में जो है p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और p और q को प्राइम होने चाहिए। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि √2 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, q की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है, एंड p एंड q आर को प्राइम। ओके, अब को प्राइम है तो क्या मतलब हुआ इसका कि p और q के बीच सिर्फ 1 एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी कॉमन फैक्टर होता है तो फिर ये जो है रेशनल नंबर नहीं रहेंगे, ये इरेशनल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम करें, इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू q√2, फिर ये दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूं, तो यहां से मुझे मिलेगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये मुझे क्या बताता है कि जो p है, p स्क्वायर है, वो डिविजिबल है बाई 2, ठीक है। तो 2 से डिविजिबल है। ओके, अब p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p जो है यहां पे p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ओके, तो p यहां पे वो भी 2 से डिविजिबल है। ओके, अब क्या करेंगे, क्योंकि p 2 से डिविजिबल है तो p को हम कैसे लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 2c। ओके, फिर से क्या करेंगे, इनका दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे, तो यहां से हमें मिलेगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ओके, और ऊपर से हमारे पास क्या है, यहां पे देख सकते हैं कि p स्क्वायर जो 2q स्क्वायर के बराबर है, यानी कि 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, और यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो q स्क्वायर क्या है, ये हो जाएगा 2c स्क्वायर, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमने देखा था कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो हम यहाँ पे इस q के लिए भी लिख सकते हैं कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब q स्क्वायर डिविजिबल है तो q भी डिविजिबल है, q इज डिविजिबल बाई 2।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि p इज डिविजिबल बाई 2, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, मतलब 2 क्या हुआ, 2 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। ठीक है, अब p और q के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 2, तो ये क्या हुआ, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि हमने क्या माना था कि p और q के बीच जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होगा, क्योंकि दोनों के दोनों को प्राइम है। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी, इसका क्या मतलब हुआ कि जो p अपॉन q है वो क्या हुआ, इरेशनल हुआ, इज इरेशनल। ओके, अब p अपॉन q इरेशनल है, तो हमने यहाँ पे क्या माना था, p अपॉन q को अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 इज इरेशनल। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया, तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम जितने भी नंबर्स हैं, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, 1 बाई रूट 2, ओके, 2 प्लस रूट 2, 7 प्लस रूट 5, इस तरीके के जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को सिमिलर तरीके से हम सॉल्व करके प्रूव कर सकते हैं कि ये सभी के सभी इरेशनल नंबर हैं। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि a प्लस रूट बी है, तो यहाँ पे रूट बी जो है इरेशनल है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल आएगा, यानी कि इसमें अगर a रेशनल है और b इरेशनल है तो जोड़ने पे इरेशनल आएगा और घटाने पे भी। ठीक है, वैसे ही अगर a को रूट b से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये भी इरेशनल आएगा। ठीक है, इरेशनल आएगा, और a अपॉन रूट बी करेंगे तो ये भी इरेशनल आएगा। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे रूट बी में, इन रूट बी, बी मस्ट नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर सच एज 4, 9, 16 एटसेट्रा। ठीक है, अगर ये नंबर अंडर रूट के अंडर नहीं है तो इसके अलावा कोई भी नंबर हो तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर को जोड़ने पे, घटाने पे, मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे हमेशा रिजल्ट जो है इरेशनल ही आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से टॉपिक। तो ये हो गया प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। ठीक है, तो इस पे कोई भी प्रॉब्लम आए आपको इसी तरीके से सॉल्व करनी है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। और बाकी का जो इसमें है एनसीईआरटी से कुछ प्रॉब्लम जो है हम अलग से एक वीडियो में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, बाकी न्यूमेरिकल जो है हम अगली वीडियो में इसके साथ डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रॉब्लम्स यहाँ पे पेपर से रिलेटेड आ सकती हैं और उनके क्या क्या एक्यूरेट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।